देखो, नॉर्दर्न अलायंस एक ऐसी अलायंस है जिसे जेन्युइनली तालिबान को डर लगता है, क्योंकि इस अलायंस ने हिस्ट्री में अब तालिबान को बहुत बार हराया है और आज तक कभी भी तालिबान इस अलायंस को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि ये अलायंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस अलायंस में यूएसए, रशिया, इंडिया, टर्की एक साथ लड़े थे। तो आज हम इसी अलायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। देखो, आपको इस अलायंस में काफी सारी कंट्रीज मिलेगी, जैसे कि ईरान, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड ऑब्वियस यूएसए। और इस अलायंस का मेन काम था, जो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है, जो काबुल और जो वकान कॉरिडोर है, उस एरिया से तालिबान का जो एग्रेशन है और जो तालिबान अपना टेररिज्म फैला रहा है वो ऊपर के पार्ट में ना फैल पाए, और वो टेररिज्म पार्ट से उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर तक ना फैले, ये इसका मेन मोटिव था। और इस तालिबान के अपोज में लड़ रहे थे ऑब्वियस तालिबान एंड अल कायदा, और उन्हें सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान के आईएसआई, आल्सो पाकिस्तानी आर्मी। वो हर एक चीज जो तालिबान को चाहिए थी वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा था। और नॉर्दर्न अलायंस को ऑफिशियली कहा जाता था यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर सल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान। और इस अलायंस को 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा लिया, इस अलायंस को फॉर्म किया गया था, जो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और हर एक कंट्री का इसमें एक कंट्रीब्यूशन था, जो अलाइज मैंने आपको पहले बताया। बट अगर आप इसको थोड़ा सा भी एनालाइज करोगे तो आपको पता होगा कि टर्की इसमें क्यों इन्वॉल्व है। क्योंकि देखो, जो तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान है, जो तर्क एथनिसिटी है, वो ज्यादा है वहाँ। टर्की उससे इंटरनली कनेक्ट कर पाता है, तो उनकी सेफ्टी के लिए टर्की इसमें इन्वॉल्व था। इंडिया की बात करें तो इंडिया कश्मीर में स्टेबिलिटी चाहता था, तो जो वकान कॉरिडोर है उसकी सेफ्टी के लिए इंडिया इसमें इन्वॉल्व था। वैसे तो गवर्नमेंट ऑफिशियली कभी इसे रिकॉग्नाइज नहीं करती, बट काफी सोर्सेस थे, ये तो बात बताई करती है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व था, और इंडिया के सोल्जर्स भी ऑन ग्राउंड वहाँ प्रेजेंस थे। ऐसी भी कई रिपोर्ट्स पिछले पब्लिश भी हो चुकी। यूएसए की बात करें तो वो यूएसए वहाँ तालिबान और अलकायदा से लड़ रहा था। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का जो एक ग्रुप है CSTO, उसके अंडर रशिया को वहाँ की जो कंट्रीज है, जो CSTO कंट्रीज है आसपास के, उन्हें प्रोटेक्शन देना होता है। नेटो का आर्टिकल 5 है, मतलब एक कंट्री पे अटैक यानी दूसरे कंट्री पे अटैक, तो इस आर्टिकल के अंडर रशिया को उन कंट्रीज की प्रोटेक्शन करनी थी तालिबान से, तो उसके लिए रशिया भी इससे इन्वॉल्व था। अगर हम और बाकी जो कंट्रीज है, मतलब तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, देखो वो तो पहले ही वैसे ही तालिबान से काफी खतरा महसूस करती है, क्योंकि तालिबान के किसी भी चीज पे भरोसा करना नामुमकिन सी बात है, तो इसीलिए उन्हें भी उनसे खतरा महसूस हो रहा था। तो इसीलिए वो भी इस अलायंस का पार्ट थे, और उनकी रोल काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। जस्ट 2 मिनट में मैं आपको नॉर्दर्न अलायंस की हिस्ट्री बताता हूँ। तो जब आपको तो हिस्ट्री जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में उतरा था 1979, तो रशिया लड़ रहा था तालिबान के साथ, और तालिबान को सपोर्ट कर रहा था, आप जानते ही होंगे, यूएसए फंड्स, वेपन्स, हर एक चीज जो भी तालिबान को चाहिए था यूएसए प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था सोवियत जो यूनियन है उसका इन्फ्लुएंस हो। इसलिए यूएसए काफी डेस्परेटली चाहता था कि प्रेजेंस हट जाए, और हुआ भी वैसे ही। सोवियत यूनियन को 1989 में 9 साल बाद काफी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। और देखो, ये जो वॉर थी ना, सोवियत अफगान वॉर, ये सबसे बड़ा रीजन कहा जाता है यूएसएसआर की टूटने का, क्योंकि देखो इसके बाद यूएसएसआर काफी कमजोर हो गया था, और यूएसएसआर ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी इस अफगानिस्तान के वॉर में। ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन था सोवियत यूनियन की बंटवारे का। और सोवियत यूनियन का सक्सेसर फिलहाल आप जानते होंगे, वो है रशियन फेडरेशन, मतलब रशिया। और देखो, नॉर्दर्न अलायंस सक्सेसफुल होना ही था, क्योंकि देखो इतनी सारी सब कंट्रीज एक साथ लड़ेंगी तो तालिबान नहीं टिक पाएगा। पर फिलहाल की कंडीशंस थोड़ी सी अलग है, कि देखो रशिया तो पूरी तरह से फेवर में है तालिबान के, रशिया और चाइना ने तो रिकॉग्नाइज करने के लिए भी पहले ही सिग्नल्स दे दिए। और रशिया ने तो कहा है कि रशिया की फिलहाल जो स्टेटमेंट थी वो काफी अजीब थी। रशिया का कहना था जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, उससे ज्यादा तालिबान के अंडर अफगानिस्तान सेफ है। तो रशिया शायद ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हो रही है वो देख नहीं पा रहा, या फिर वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। और ये जो झंडा है ना नॉर्दर्न अलायंस का, जनरली इससे तालिबान डरता है, क्योंकि इस झंडे ने कई बार तालिबान को काफी अच्छा सबक सिखाया है। और जो पंचशीर वैली है, काफी आप सुनोगे, तो पंचशीर वैली ये आप देख सकते हो काबुल के बहुत ही नजदीक है, और ये पंचशीर वैली आज तक कोई भी जीत नहीं पाया। इसे कहा जाता है नो वन कैन विन इट, नेवर, मतलब सोवियत यूनियन भी नहीं जीत पाया, और ना ही तालिबान कभी भी इस वैली को जीत पाया। और इसे नॉर्दर्न अलायंस को फॉर्म करने का जो काम किया था, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था अहमद शाह मसूद ने, जो एक डिफेंस मिनिस्टर थे, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। और उस वक्त जो हमीद करजई है वो प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के। और देखो, अहमद शाह मसूद काफी प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग लीडर थे, और उनकी सोच काफी डेवलपिंग कंट्रीज या फिर उनकी काफी फॉरवर्ड लुकिंग उनकी सोच थी। और वो कभी भी गर्ल्स पे या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस उनके अंडर तो कभी भी नहीं था। जो भी एरिया वो कंट्रोल करते थे, पंचशीर या फिर आसपास की जो प्रोविंस है एक दो, उनका भी कुछ एरिया वो कंट्रोल करते थे। और तालिबान काफी डेस्परेट था
उन्हें कुछ ना कुछ करने में तालिबान ने तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक उन्हें ऑफर कर दी थी कि आप आइए और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभालिए, बट आप हमारे साथ आ जाइए। और तालिबान ने पूरी कोशिश की उन्हें अपनी तरफ करने की, पर वो कभी भी कर नहीं पाया। और नॉर्दर्न अलायंस ने और अहमद शाह मसूद ने जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया था तालिबान को, उसकी वजह से ऑलमोस्ट 10% अफगानिस्तान वो कंट्रोल करने लगे थे। और अहमद शाह मसूद का कहना था कि हम जो फंडामेंटल्स है एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान मतलब तालिबान के, उसके हम खिलाफ है, और उनकी जो शरिया लॉ और वो डेमोक्रेसी को जो एक्सेप्ट नहीं करते वो हमें पसंद नहीं है, ये इनका कहना। और उनका कहना था मैं अफगान लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, और वो सिर्फ डेमोक्रेसी उन्हें खुशी दे सकती है, ना कि डिक्टेटरशिप। और 1996 से 2001 तक इस नॉर्दर्न अलायंस ने बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस दिखाया तालिबान के खिलाफ। बट जब 2001 की 11 सितंबर 2001 जब यूएसए पे जो टेररिस्ट 9/11 अटैक्स हुए, उसके बाद तो देखो यूएसए ने पूरा सपोर्ट दे दिया नॉर्दर्न अलायंस को, और फिर पूरी तरह से तालिबान को उन्होंने खदेड़ दिया। नॉर्दर्न अलायंस की 9/11 अटैक्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया नॉर्दर्न अलायंस की सक्सेस में। तो अगर हम करंट कंडीशंस देखें अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्ला साले, तो उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनका कहना है देखो जो अशरफ गनी है वो तो भाग गए ओमान को, वहां से वो यूएई को जा चुके। और इसमें यूएई का कहना है हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेसिस पे किया और उनके फैमिली को शरण दिया है। और यूएई की मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बताऊं तो जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल के प्रिजनर्स या फिर जो भी किसी कंट्री में प्रॉब्लम्स आती है, अगर कोई पॉलिटिकल सिचुएशन हो उसके पीछे, तो वो यूएई भाग जाते हैं। अगर कोई फाइनेंशियल स्कैम हो, आप जैसे कि आप इंडिया में जानते हो विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सब लंदन भाग जाते हैं। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं ये सब यूएई और लंदन को क्यों भागते हैं। और अगर हम अमरुल्ला साले की बात करें तो उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है, और उनका कहना है जो अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जो 2004 में बना था और काफी बार बन चुका है, पर 2004 वाला लेटेस्ट है, उसके हिसाब से अगर प्रेसिडेंट किसी कारण से नहीं रहते या फिर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाते। तो उन्होंने केयर टेकर प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया खुद को। फिलहाल पंचशीर वैली में, तो लोगों ने काफी मजाक उड़ाएगा ये तो खुद अफगानिस्तान में भी नहीं है और ये क्या कर लेंगे, पर उन्होंने फोटो भी जाहिर की। जो फिलहाल जो नॉर्दर्न अलायंस है जिसका पहला झंडा पंचशीर से फैलाया गया है, नॉर्दर्न अलायंस को आज चला रहा है अहमद मसूद, जो कि अहमद शाह मसूद का बेटा है, और उसने फिलहाल अनाउंस कर दिया है कि अब हम ये रेजिस्टेंस है ये कंटिन्यू करेंगे तालिबान के खिलाफ। तो तालिबान के लिए काफी कड़ी टक्कर पैदा हो चुकी है। और देखो तालिबान कितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, रिसेंटली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और कितना भी वो फॉर्मल बिहेव करे, उनकी जो आदत है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। फिलहाल ही जो कुछ प्रोटेस्ट हुए थे उसमें उन्होंने 3 लोगों की जान ले लिया और 10 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। उन्होंने खुले मौके पे फायर कर दिया, क्योंकि सिर्फ वो जो अफगानिस्तान का झंडा है वो लेके वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसी यही उन्हें पसंद नहीं है, इसके पे फायर कर दिया। और अफगानिस्तान के लोगों का जो पैसा था, जो अफगानिस्तान की बैंक से उनके जो फॉरेन में यूएसए 9.5 बिलियन डॉलर्स की जो भी उनके एसेट्स थे वो यूएसए ने फ्रीज कर दिए, और यूएसए ने सीधे कह दिया कि अब वो तालिबान को नहीं मिलेंगे। और आप जानते हो तालिबान का जो ओरिजिनल जो बिजनेस है वो है ओफिम, हेरोइन, जो ड्रग्स 85% दुनिया के ड्रग्स अकेले ये जो रीजन है ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, इन्हें गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है, यहाँ से ही वो ऑपरेट करते हैं। तो इंडिया में भी जो आप जानते हो ना उड़ता पंजाब मूवी में आपने देखा होगा कि जो ड्रग्स ज्यादातर पाकिस्तान से ही आते हैं और वो अफगानिस्तान से ट्रांसफर होकर आते हैं। तालिबान का जो भी खर्चा है वो इसी बिजनेस से चलता है। मैक्सिमम इन्होंने इस साल पूरे 1.5 बिलियन डॉलर कमाए इस बिजनेस से, तो काफी इन्होंने कमाए इस बिजनेस से। और रिसेंटली तालिबान ने ये अनाउंस किया था कि वो किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड बंद नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने इंडिया के साथ फिलहाल तो ट्रेड बंद कर दिया है। और इंडिया में इसी की वजह से जो ड्राई फ्रूट्स है उसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। इंडिया ज्यादातर एक्सपोर्ट करता था क्लोथिंग या फिर ट्रांसमिशन टावर्स या फिर शुगर एक्सपोर्ट करता था इंडिया अफगानिस्तान को, तो वहाँ पे भी उस कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और देखो जो अफगानिस्तान है उसका जो ये काबुल के साइड वाला एरिया और जो पंचशीर वैली है, यही एक थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे अब तक तालिबान कब्जा नहीं कर पाए, और बाकी की जगह तो ऑलमोस्ट तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो जो बचे हुए सोल्जर्स है, मतलब अफगानिस्तान की जो अफगान फोर्सेस की आर्मी है अराउंड 3 लाख की है, तो उसमें से सभी काफी तो कुछ भाग गए, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोस्ट ऑफ द लोगों ने तो तालिबान को सरेंडर कर दिया है। और जो पायलट्स ट्रेन किए थे नेटो फोर्सेस, यूएस फोर्सेस ने ट्रेन किया था, तो वो तो तालिबान को मिल गए, क्योंकि तालिबान ने उन्हें अपने में मिला लिया। बट अभी भी अराउंड 50 to 60,000 सोल्जर्स ऐसे हैं जो अभी भी लड़ रहे हैं तालिबान से। तो उन्हें जो अहमद मसूद है जो फिलहाल लीड कर रहे हैं नॉर्दर्न अलायंस को, उन्होंने कहा है कि पंचशीर वैली में आप आ जाओ और हम यहाँ से एक नया रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। और रिसेंटली इन्होंने यूएस को भी एक मांग की है, और इन्होंने यूएस से बेसिकली सपोर्ट की मांग की है, और वेपन्स वो चाहते हैं, ये यूएस से उन्होंने मांग की है। अब यूएस प्रोवाइड करता है या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, पर देखो यूएस जिस तरह से इन्होंने हेस्टी विड्रॉल किया यूएस ने, मुझे नहीं लगता कि यूएस अब फिर
से अफगानिस्तान की तरफ देखना भी चाहेगा। वो जितना दूर चाहे जाना चाहते हैं वो अब जा चुके हैं अफगानिस्तान से, और वो वापस ऑब्वियस नहीं आना चाहेंगे। और मैंने ऑब्वियस कुछ महीने पहले ही एक वीडियो बना दी थी, उसमें मैंने बताया था कि अफगानिस्तान में सिविल क्राइसिस खड़ी हो सकती है, मतलब गृह युद्ध शुरू हो सकता है अफगानिस्तान में, और ये शुरू होते दिख रहा है। क्योंकि अगर आप ये लोग नॉर्दर्न अलायंस, एक तरफ तालिबान और कुछ जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी अब रेजिस्टेंस दिखाएंगे तालिबान के खिलाफ, तो एक बहुत बड़ा सिविल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी तालिबान के सामने। तो देखो जो कुछ आखिरी उम्मीदें बची है वो नॉर्दर्न अलायंस से ही है अफगानिस्तान में। तो मैक्सिमम 1 से 2 महीने में हमें भी स्टांस क्लियर हो जाएगा कि नॉर्दर्न अलायंस कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुली रिएक्ट कर पाता है। क्योंकि देखो तालिबान कुछ कम ताकतवर नहीं रहा अब, क्योंकि तालिबान के पास इतने हाईटेक वेपन्स आ चुके हैं। रिसेंटली तालिबान ने जो अपनी बद्री 313 जो है जो बटालियन दिखाई है, इसमें उन्होंने आप ये इमेजेस देख सकते हो, आपको लग रहा होगा कि ये टर्की के फाइटर है या फिर यूएसए के या नेटो फोर्सेस है, और इन्होंने काफी सारा जो यूएस सोल्जर्स है वो छोड़ के गए काफी सारी चीजें, तो उन्हीं का इस्तेमाल आप ये कर रहे हैं। तालिबान को हराना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान के पास बहुत ही ज्यादा वेपन्स, एयर सप्लाई, जो एयरफोर्स है उसके भी कुछ हेलीकॉप्टर्स तालिबान ने कब्जा लिया है। इतना आसान होने नहीं वाला तालिबान को हराना भी, क्योंकि देखो उनके भी पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, और तालिबान के जो फाइटर्स है वो भी काफी अच्छी तरह से ट्रेन हो चुके हैं। नॉर्दर्न अलायंस के लिए भी मुश्किलें काफी बड़ी है, क्योंकि आसान होने नहीं वाला। देखते हैं अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद और नॉर्दर्न अलायंस किस तरह से फेस करती है तालिबान को। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।